Hey everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. So today, what we are doing? This is our second class for chapter 2, Methods of Inquiry in Psychology. Right? Okay. So कल के questions discuss कर लेते हैं पहले. कल हमने questions किए थे. The first one was कि goals अलग से type कैसे हुआ है? I don't know. नहीं मेरे इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. ओके सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के क्या गोल्स हैं तो वो डिफाइन करने थे. 4 मार्क्स में है, 5 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है. सो अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना है. इसमें आई थिंक कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 4-5 पॉइंट्स थे, वही आपको पांचों पॉइंट्स डिफाइन करने हैं. राइट, ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर. सो 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन. तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा है तो आप वो टेबल बना के उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे. आप सिंपली बताएंगे ऑब्जेक्टिविटी ये है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर ये है. ठीक है, इसके आगे आपको यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सो सिंपल बताएंगे आप यहाँ पे. ऑब्जेक्टिविटी क्या है एंड देन सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या है. ठीक है, यही चीजें आप यहाँ पे जो है डिफाइन करेंगे. ऑल राइट, इसके आगे आपको यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ओके नेक्स्ट. चलिए आज का टॉपिक है बहुत लाइट सा है और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स इन रिसर्च. इसका क्या मतलब है? ये जब टॉपिक आता है ना क्लास चैप्टर में तो आपको लगता है कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नॉनसेंस है, इस तरीके के माइंड में ख्यालात आते हैं. तो उनको आपको इग्नोर करना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा. क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसमें हम, वो अभी हम देखते हैं. सी ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि एक तो हमने रिसर्च करी, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा है स्टेप्स क्या है रिसर्च के, है ना. अब ऑल्टरनेटिव पैराडाइम के बारे में हम पढ़ेंगे तो मतलब क्या हुआ कि रिसर्च के अलावा नेक्स्ट क्या हो सकता है. ये क्या पैराडाइम का मतलब सिंपली क्या होता है, एक फॉर्मेट. रिसर्च का फॉर्मेट क्या हो सकता है? एक तो वो है जो हमने स्टेप्स वाला कल टॉपिक पढ़ा था, उसके अलावा क्या हो सकता है. तो ये उसको एक्सप्लेन करता हुआ एक टॉपिक है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चल रही हैं साइकोलॉजी में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम एक बार रीड करते हैं कि क्या ये कहता है. साइकोलॉजिस्ट हमेशा क्या बोलते हैं कि जो भी हम स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो बिल्कुल साइंस के जैसा होना चाहिए. बिकॉज साइकोलॉजी इज अ साइंस. अगर हम साइकोलॉजी को साइंस कंसिडर कर रहे हैं और साइकोलॉजी अगर एक साइंस है, हमने इसको प्रूव किया है, रिसर्च हो रही, सब कुछ चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, जो रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जैसे होने चाहिए. ठीक है, जो फिजिकल साइंसेज हैं उन्हीं के जैसे वो जो टॉपिक्स हैं वो होने चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, है ना. हम कोई सब्सटेंस तो उसमें पढ़ नहीं रहे हैं, कोई बॉडी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं. अब बिहेवियर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल है. क्या हर बार प्रिडिक्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता. जरूरी तो नहीं है ना कि प्रेडिक्टेबल हो हर बार. हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हर बार कि ये इंसान ऐसे बिहेव करेगा, कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड. कि ह्यूमन बिहेवियर अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं. क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो मीन्स ये शुरुआत के जो वक्त था उस वक्त साइकोलॉजी में हम इसी तरीके के मेथड्स को हम यूज कर रहे थे. मैक्सिमम चीजों में हमने क्या किया, मैक्सिमम टाइम तक 20th सेंचुरी तक हमने क्या किया, ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया. यानी कि वो बिहेवियर जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है. आई एम बीइंग वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ यू. क्या मैं इंडिविजुअली इतनी अच्छी हूँ? तो आप तो मेरी एक पॉजिटिव साइड को जानते हैं ना, आप मेरी नेगेटिव साइड को तो नहीं जानते हैं.
ऑफ कोर्स ये चीजें मेरे नेगेटिव साइड को कौन जानता है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरी फैमिली वाले जानते हैं, ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ मैं आर्गुमेंट करती हूँ, ऑफ कोर्स ये चीज है ना। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग, उस वक्त 20th सेंचुरी तक हमने क्या किया, सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया, हमने जो कोवर्ट बिहेवियर है या एक्चुअल जो इंसान का बिहेवियर है उसको हमने स्टडी नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी किया, हमने इग्नोर कर दिया कोवर्ट बिहेवियर को। तो अंदर का यानी कि मेरी जो खुद की फीलिंग्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन पे हमने फोकस ही नहीं किया। या अगर किसी इंसान ने गुस्से में बिहेव किया है तो गुस्से में बिहेव क्यों किया है, क्या हमने वहां पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखा, नहीं देखा। किसी ने मुझे डांटा तो मुझे कैसा फील हुआ, बाहर से शायद मैं आई वाज नॉर्मल, इट्स ओके, आई एक्सेप्टेड दैट, बट क्या मैं अंदर से ठीक हूँ? नो, इट हर्ट्स ना। कोई आपको डांटता है, कोई आपको टीज कर रहा है, कोई आपको आपने बहुत मेहनत करी किसी एफर्ट में, किसी काम में बहुत एफर्ट किए हैं और सामने वाला इंसान बोल दे कि इट वाज पैथेटिक, कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है ना। सो उस चीज को हमने इग्नोर कर दिया टिल दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, हमने एक और नया मेथड बनाया है या एक इमर्ज हुआ है, इंटरप्रेटिव मेथड। हम चीजों को इंटरप्रेट करने लगे हैं। जैसे कि आपने अगर प्रैक्टिकल यूज करी है या आप करेंगे प्रैक्टिकल अभी, तो उसमें आप देखेंगे कि आपसे कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, आपसे एक स्टेटमेंट सिंपल सी पूछी गई है और उसी तरह की बहुत सारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं और उसको हम स्कोर निकालते हैं, उसको स्कोर को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो स्कोर का मतलब क्या है, दैट वाज इंटरप्रेटिव मेथड उस टाइम उसके बाद इमर्ज हुआ। अब इसने क्या किया, इसने एम्फसाइज किया, इसने फोकस किया। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, प्रेशर डालना, फोकस करना, किस चीज पे, अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन, कि आपको चीजों को एक्सप्लेन करने में फोकस नहीं करना, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। प्रेडिक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अंडरस्टैंड करो कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ क्यों। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, the method of investigation should be different from the method of investigation in the physical world। ये मेथड क्या बोलता है, ये इंटरप्रेटिव मेथड क्या बोलता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स, मैं आपके सामने कुछ और हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ और हूँ, अपने भाई बहन के साथ में कुछ और हूँ, अपने हस्बैंड के साथ में कुछ और हूँ, या अपने इन-लॉज के सामने में कुछ और हूँ, राइट, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं कुछ और हूँ। सो इन दैट वे मेरी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी की, क्या एक तरीके की मेरी पर्सनैलिटी हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम वही मेथड नहीं अप्लाई कर सकते जो फिजिकल वर्ल्ड में हम यूज कर रहे हैं या फिजिकल साइंसेस में हम यूज कर रहे हैं। फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, H2O is water। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, अगर आप स्पेस में चले जाओगे तब भी H2O मिलके पानी ही बनेगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता। बट ह्यूमन बिहेवियर कैन चेंज। एज अ किड यू वर अ डिफरेंट पर्सनालिटी, जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो आप डिफरेंट बनते जाते हो, और आपने स्टेटमेंट्स अपने पेरेंट्स से बहुत बार सुनी होगी, तुम तो बदल गए हो, तुम वो बच्चे रहे ही नहीं, तुम मेरे प्यारे से छोटे से प्यारे से बच्चे थे, मेरी सारी बातें मानते थे, अब तो तुम बहुत ही बदतमीज हो गए हो। बोलते हैं पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं, सो नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एज का डिफरेंस होता है, हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है, ओके। सो ओके, द व्यू पॉइंट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स गिव मीनिंग टू इवेंट्स। बाहर जो चीजें चल रही हैं उनको हम मीनिंग कैसे दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये जो व्यू पॉइंट है इंटरप्रेटिव, वो उस चीज के ऊपर फोकस भी कर रहा है, ठीक है, और उनको इंटरप्रेट करना एज दे अकर इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई भी इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो, किसी भी चीज की वजह से आपके ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ रहा है, लाइक इंटरनली व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट। इन फ्रंट में भी आप सामने से देखने पे आपको देख के कोई भी बता सकता है यू आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन इंटरनली आर यू एक्चुअली स्ट्रांग? मे बी यू आर क्राइंग इंटरनली, बट आप सामने से नहीं दिखा सकते हो,
राइट। तो ये जो मेथड है ये उस चीज पे फोकस कर रहा है, हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग और हाउ वी आर गिविंग मीनिंग टू द इवेंट्स, राइट। ओके, अब हर एक इंसान अपनी रियलिटी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, कॉन्टेक्स्ट को। जैसे मे बी कोई ऐसा इंसान होगा जो एक सिंपल से स्टेटमेंट को भी नेगेटिव लेके जाएगा, और कोई ऐसा इंसान होगा जो हर एक चीज को बहुत पॉजिटिव लेके जाता है, छोड़ो यार कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान से ही गलतियां होती है, इट्स ओके। लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो चीज इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सो therefore we need to understand the subjective interpretation of the reality, कि मेरी रियलिटी कुछ और है, आपके लिए वो रियलिटी कुछ और हो सकती है, राइट। The goal here is to explore the different aspects of human experience। यहाँ पे गोल क्या है कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके का जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको हमें एक्सप्लोर करना है, और विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नेचुरल फ्लो। उसका जो नेचुरल फ्लो निकल रहा है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, लेट इट फ्लो, बट वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट, वी जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दैट कि क्या क्या हो सकता है। Both scientific and interpretive traditions are concerned with the studying behavior and experience of others। दोनों ही तरीके से हम दूसरों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और हमारी जो मेन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है उसका मेन मोटिव या एम वही है कि हम दूसरों के जो ऑन किसी का एक्सपीरियंस है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको हमें इंटरप्रेट करना है, उसको हमें समझना है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो हमें दोनों ही मेथड्स को यूज करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि हम एक ही पे चलेंगे और हम दूसरे को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है पैराडाइम्स में, और ये अल्टरनेटिव पैराडाइम बताया हुआ है कि सिर्फ साइंस के बेसिस पे हम नहीं काम कर सकते हैं, हमें इंटरप्रेटिव मेथड को भी यूज करना होता है। गॉट इट? ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। और ये आज की क्लास के बाद हम, यानी कि हम हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स को। कई सारे मेथड्स होंगे, इसके बारे में मैं आज की क्लास के एंड तक आपको बताऊंगी। फाइन, ओके। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इट इज सेइंग कि साइकोलॉजिकल जो डेटा है उसका नेचर कैसा हो सकता है, मतलब डेटा का क्या नेचर हो सकता है, क्या स्वभाव हो सकता है डेटा का। आपको जैसे हमने कल पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे हमने साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, पढ़े थे। फर्स्ट था कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को ढूंढा, बनाया, उसको स्टेट किया, उसको हाइपोथेसिस बनाई, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन दिया उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेस्ट ढूंढेंगे अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट ढूंढेंगे या बनाएंगे या जो भी है, और उसके बाद हम उस टेस्ट को लोगों पे अप्लाई करेंगे। अब जो पेपर में रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है दैट इज आवर डेटा, फाइन। अब वो जो डेटा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना होता है, या कौन से टाइप का डेटा होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एम्प्लॉइंग डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स से भी, मेथड्स तो हम पढ़ेंगे कल से। द इंफॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड डेटा, उसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, दोनों तरीके के बिहेवियर से जुड़ा हुआ डेटा हो सकता है। द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं एंड मेंटल प्रोसेसेस भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आवर रिसर्च, हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का नेचर हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हम किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिसर्च कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ना है हमें, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना ऑफ कोर्स हमारा डेटा कैसा होगा। तो अब टाइप्स क्या क्या होती हैं या उस डेटा में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन उसमें होगी, क्या क्या चीजें होती है डेमोग्राफिक, मतलब जैसे कि हमारा नाम, एज, जेंडर, हमारे कितने सिबलिंग्स हैं, एजुकेशन कहाँ से हुई है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली में इनकम, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स की डिटेल, यानी कि बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको जो हमारे बहुत यूजफुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एज किस लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडोलसेंस में हो तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न होगा, अडल्टहुड में हो तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एज स्पेसिफिक होगी। और हमारी रिसर्च हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम सारी एज कैटेगरीज को एक साथ लेके चलेंगे, कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं,
हम पर्टिकुलर बच्चों पे लेते हैं ना, पर्टिकुलर लोगों पे लेते हैं, एक हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो 18 से 20 साल तक के लोगों के लिए होगी या फिर 25 से 30 साल के एज के लोगों के लिए होगी। तो वहां पे हमें एज को देखना है। मेल फीमेल भी हमें देखना पड़ेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो मेल है उनका उनकी जो एक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट होती है। फिजिकल तो चलो सेम होती है बट साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होती है, फीमेल्स की डिफरेंट होती है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है। जेंडर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। नंबर ऑफ सिबलिंग, अगर आप बड़े बच्चे हैं घर में तो आपका नेचर थ्योरीज के अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे ऑफ रिस्पॉन्सिबल बच्चा, जो बड़ा भाई या बहन जो भी होता है, बड़ा बच्चा जो घर का होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, छोटे वालों को सुधारता है, समझाता है, बहुत सारी चीजों में, मतलब तो वो जो नेचर है वो बड़े भाई में, बड़े बहन में, सिबलिंग में होना चाहिए। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो तो आपका नेचर डिफरेंट होगा, घर में सबसे छोटे हो तो आपका नेचर डिफरेंट होगा। सो इन दैट वे सिबलिंग्स का नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, किस प्रोफेशन में है, यानी कि एक ऑक्यूपेशन क्या बताएगा, फैमिली इनकम क्या बताएगी कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, राइट। तो वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें क्या होती है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। देन फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी क्या हो गया, करेक्ट 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 करेक्ट। फिजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि आपकी इकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि मोड ऑफ इकोनॉमी, आप कैसे काम करते हैं, क्या हाउस होल्ड कंडीशनिंग कैसी है, यानी कि आपका घर बड़ा है छोटा है, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, साइज ऑफ रूम्स कैसा है, फैसिलिटीज जो घर पे अवेलेबल है वो कैसी है, आस पड़ोस का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो सारी चीजों में कहाँ पे आ जाएंगी, फिजिकल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेटा में क्या चीजें आएंगी, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेटा आर कलेक्टेड। कुछ स्टडीज में ऐसा होता है, जैसे कि हाइट, वेट, हार्ट रेट, थकान बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है, आपका गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ टेस्टिंग होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल है, हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी किसी किसी चीजों में, किसी किसी टेस्ट में चाहिए होती है, ठीक है। जैसे अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट देखना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं कि उसका हमारी फिजिकल पे क्या, फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमें ये सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो चीजें साइकोलॉजिकल भी होती हैं। इट्स नॉट लाइक दवाइयों को हम सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजी में अगर हमें प्लेसिबो इफेक्ट देखना है तो फिर देखना पड़ेगा ना ये सब चीजें, ठीक है। और कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है जहाँ पे हमने भी शायद हम सब्जेक्ट को डराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि डर में जो भी इंडिविजुअल है उसके फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो हमें देखना पड़ेगा वो हार्ट पेशेंट तो नहीं है इंसान, उसके हार्ट रेट कैसी है, उसका बीपी लेवल कैसा रहता है, जनरली कैसा होता है, मतलब वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल में क्या चीजें आ सकती हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स, हमारे इंटरेस्ट, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस, मोटिवेशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी साइकोलॉजिकल, ठीक है। ओके जी, दैट इज इट। सो फॉर टुडे तुम्हारी क्लासेस बड़ी छोटी छोटी सी हो जाती है, पता नहीं 12th में कुछ और डिस्कस करना शुरू कर देती हूँ और 11th में टू द पॉइंट क्लास के बारे में बात होती है, क्या होता है आई डोंट नो, बट 11th की जो वीडियोस हैं आई हैव सीन, जैसा मैंने डिसाइड किया होता है 12th का कभी कभी तो वो भी कंप्लीट नहीं होता, और 11th में ऐसा होता है कि मैं पढ़ा भी देती हूँ फिर लगता है 20 मिनट हुए अभी तक, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स है साइकोलॉजी में, वो हम कल से पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग में मेथड को चूज करना होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि एक्सपेरिमेंटल यूज करना है कि सर्वे मेथड करना है या इंटरव्यू करना है, क्या करना है, तो वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कल हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। आज कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला कोई स्पेसिफिक टॉपिक था नहीं, तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला आज के लिए, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि मुझे क्लास यहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक चीज हम डिस्कस कर
सकते हैं, जो मैंने आपके क्लास में पूछा था हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, आप देखें कि आपका नेचर कैसा है, आपकी 5 स्ट्रेंथ्स 5 वीकनेसेस आपको लिखनी थी। अब आई डोंट नो कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने नहीं लिखा है। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीकनेसेस पे काम करना चाहिए या स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। सी सबका अपना अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है इसमें, ठीक है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि हमें स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वीकनेसेस पे काम करना चाहिए, कुछ कहेंगे कि दोनों पे काम करना चाहिए। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं सबके। तो मैं अपना व्यू पॉइंट रखती हूँ यहाँ पे, आप उससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। नाउ सी सपोज आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यानी कि स्ट्रेंथ आपकी ऑलरेडी अच्छी है, वीकनेसेस कहीं ना कहीं पे डाउन है, जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीकनेसेस से आगे है ना। सपोज अगर आप वीकनेस पे काम करते हैं तो आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, एंड ऑल्सो क्योंकि वो आपकी वीकनेस है, अब उसको आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आप अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। वो आपकी वीकनेस क्यों है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल ना। तो आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हैं। आप वीकनेस पे अगर काम करेंगे तो बहुत एफर्ट करने के बाद कहाँ तक पहुंच पाएंगे? आप स्ट्रेंथ के लेवल तक आ पाएंगे, ठीक है, सेम लेवल पे हो जाएगा। या फिर इसका अब ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वीकनेस को छोड़ दो, आप स्ट्रेंथ पे काम करो। स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि आपको वो चीजें पसंद है और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मतलब अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप कम एफर्ट में, आप इंजॉय करते हुए, खुश रहते हुए आप ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो स्ट्रेंथ पे जब आप काम करेंगे तो आप कम एफर्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वीकनेस का क्या है? पड़े रहने दो उनको, लेट इट ड्रैग। क्योंकि हर एक कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है ना, सब में कोई ना कोई पॉजिटिव कोई ना कोई नेगेटिव चीजें होती हैं, तो इट्स ओके ना, एक्सेप्ट इट कि मेरी वीकनेस है, मुझे नहीं बनता ये चीज, इट्स ओके। बट स्ट्रेंथ तो है ना, यू आर हैविंग योर गुड पॉइंट। तो अगर एक चीज आप सोच के देखें, अगर मैं अपनी बात करूं सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। सपोज मेरी स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है, ठीक है, और मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इकोनॉमिक्स पे काम करूंगी तो मैं कितने मार्क्स तक गेन कर सकती हूँ? जो भी मेरा पासिंग मार्क्स पे है, मैं हद मार के 60 तक लेके आ सकती हूँ। साइकोलॉजी जो मेरा काफी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें मैं मोर देन 80 स्कोर कर सकती हूँ, ठीक है। इस पे काम करूंगी, मैं उसको एंजॉय नहीं करूंगी, मैं सोऊंगी, मुझे नींद आएगी, मैं पढ़ाई को अपने 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ के मैं वो आउटपुट नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, आई एम वेरी फ्रेश, आई एम फीलिंग गुड के ओके, मतलब मुझे मजा आ रहा है उसको पढ़ने में, उसको याद करने में। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा ना। तो ऐसा ही है, अगर आप इको पे काम करोगे तब भी आप मैक्सिमम इतना ही ले पाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसको इग्नोर किया तो यहाँ पे -20 जरूर हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 60 पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 20 नंबर का लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर आप इस पे काम करोगे तो इसको तो रहने दो, इसको आप पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के रट्टा मार के भी आप कर लोगे इसको। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तब आपकी परसेंटेज डाउन जाएगी, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपको किस चीज पे काम करना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ पे। तो अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो और उस पे काम करना शुरू करो, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे विद आवर मेथड। हम कल से मेथड शुरू करेंगे और फर्स्ट मेथड हमारा होने वाला है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टिल द टाइम कीप स्टडिंग। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मुझे मैसेज करिए साइकी चैट विद शिखा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं टेलीग्राम पे नहीं जाना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।